नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार करेगी बड़ा धमाका। 10 बड़े बिल पेश करने की तैयारी। 30 नवंबर को होगी सर्वदलीय बैठक। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबित पात्रा का बड़ा आरोप, बोले देश को अपमानित कर रही राहुल गांधी की टीम, विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट से रची जा रही है साजिश। कर्नाटक को लेकर एक्टिव हुई कांग्रेस। 29 नवंबर को डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को बुलाया जा सकता है दिल्ली। आर पार के मूड में डीके शिव कुमार। पश्चिम बंगाल में कटे 28 लाख वोटरों के नाम। चुनाव आयोग ने किया बड़ा खुलासा। बुरी तरह से बौखलाई सीएम ममता। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, अमेरिका में हंगामा। भड़के ट्रंप, बोले आतंकी हमले की कीमत चुकानी होगी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के शीतकालीन सत्र की। इस बार शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा। 15 दिनों के इस सत्र पर पूरे देश की निगाहें रहेगी और ये सत्र कई मायनों में बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि ये बजट सत्र से पहले सरकार की नीतियों, राजनीतिक रणनीतियों और प्रशासनिक क्षमता का अंतिम बड़ा परीक्षण है। बताया जा रहा है कि इस सत्र में सरकार 10 नए बिल पेश करेगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, जो देश के परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का रास्ता बनाएगा। तो वहीं नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण को तेज, पारदर्शी और सरल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार नेशनल हाईवे संशोधन बिल पेश कर सकती है। साथ ही इस बार एजेंडे में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी शामिल है। इसके अलावा मोदी सरकार कुछ पुराने कानूनों को भी आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। साथ ही सत्र से पहले किरण रिजिजू ने 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सर, 1 तारीख से सत्र की शुरुआत होगी, क्या क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, तैयारी तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान का विपक्ष है ये पार्लियामेंट को चलने नहीं देगा। लेकिन इस बार फर्क बस इतना ही है कि अभी ताज़ा ताज़ा ये बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये वामपंथी, ये सब जो हारे हैं और जिस तरीके से हारे हैं, इनका पूरा मोराल वो डाउन होगा। लेकिन आपने जो बातें कही कि 10 बड़े ही इंपॉर्टेंट कानून, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा हुआ हो या फिर हाईवेज को बनाने के लिए जिस तरीके से ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के बवाल हिंदुस्तान में मचता रहा है, उसके ऊपर फिर से एक नया कानून लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा होता कि विपक्ष इन सब के ऊपर चर्चा भी करे। नहीं तो होता क्या है कि अगर आपको याद होगा 2014 के बाद जैसे ही राहुल गांधी हारे और इन्होंने भट्टा परसौल और पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिया, और जो हाईवेज उसमें बनाने के लिए जो कानून और जो बाधा उत्पन्न की, उस वजह से भारत 10 से 15 साल पीछे चला गया। आप ये जो हाईवेज वगैरह देख रहे हैं, ये और भी तेजी से बन सकते थे। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं होती है, जैसे आप देखिए बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, वहाँ ज़मीन आसानी से नहीं मिलती, राज्य सरकार के पास ज़मीन होती है, तो ये जो नेशनल हाईवेज का जो काम है वो रुक जाता है। जानबूझकर हिंदुस्तान के विपक्ष ने ये किसानों का मुद्दा उठा करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बाधक बने थे। अब न्यूक्लियर एनर्जी है, आप देखिएगा इसके ऊपर अब सरकार सामने आएगी नहीं कि बस सारे लोग शुरू हो जाएंगे। तो ये अगला जो हमारा ये जो विंटर सेशन होने वाला है, ये कई मायने में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके इम्पॉर्टेंस को विपक्ष कितना समझ पाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि ये लोग अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले।
जी, तो सत्र को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है और विपक्ष में एकजुटता नहीं है। कांग्रेस पर खासकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया टीम, एडवाइजरी कमेटी की टीम और लेफ्ट के जाने माने चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके लोगों ने वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर का नैरेटिव सेट किया है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ ही नहीं बोल रहे हैं, वो केवल जेनजी से मिलकर देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस में काम का बंटवारा है। इनके लोग अलग अलग देशों में बैठकर भारत में नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अन्य देशों में स्थित सोशल मीडिया अकाउंट राहुल गांधी और वामपंथी तंत्र के इशारे पर भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं। सर, संबित पात्रा का यह खुलासा तो काफी चौंकाने वाला है। देखिए, बहुत सारी बातें कैपिटल टीवी पे हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, ये वामपंथी, ये CIA, ISI और चाइना में जो हिंदुस्तान विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ मिलके ये प्रोपेगेंडा में जुटे हुए हैं। नैरेटिव नहीं, कोई सकारात्मक कोई बात नहीं कहते, कोई पॉजिटिव बात के लिए अगर ये लोग आए, भारत का उसमें कुछ फायदा हो, तब तो बात समझ में आ रहा है। ये इंडियन आर्मी को, इंडियन जुडिशरी को, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम को, इंडियन डेमोक्रेसी को बदनाम करने के लिए ये एजेंडा चलाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और आज संबित पात्रा ने सबूत के साथ, हमने 2 दिन पहले आपको बताया था किस तरीके से ये जो एक्स के ऊपर एक नया सिस्टम शुरू हुआ है कि जिसके जरिए आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी हैंडल के लोकेशन का पता कर सकते हैं। तो मालूम चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देने वाले, भारत के ऊपर कटाक्ष करने वाले, सेना को बदनाम करने वाले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रोपेगेंडा करने वाले, ये तमाम लोग ये हिंदुस्तान में नहीं है। ये कोई सिंगापुर में बैठा है, कोई सऊदी अरब में बैठा है, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा है, और कई सारे बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े नाम जिसको लोग फॉलो करते हैं, ये विदेश से अपने हैंडल्स को चला रहे हैं, वहाँ से ऑपरेट करा रहे हैं। तो ये सिर्फ खुलासा से काम नहीं चलेगा। संबित पात्रा साहब भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, सरकार उनकी है। तो इस तरह का दुस्साहस करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से आपकी ड्यूटी पूरी नहीं होती। देशद्रोहियों को पकड़ पकड़ के आप तिहाड़ जेल में बंद करे, ये आपका दायित्व है। जी, तो आरोप वाकई में चौंकाने वाले हैं, जिस पर कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। तो वहीं कर्नाटक कांग्रेस में जारी विद्रोह को लेकर आलाकमान की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर बवाल बढ़ता जा रहा है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की अगुवाई वाले गुट ने 2.5 साल के फॉर्मूले तक का जिक्र करते हुए बेंगलुरु से दिल्ली तक मोर्चा खोल दिया है। डीके शिवकुमार गुट के कई नेता और विधायक दिल्ली में जमे हैं और कांग्रेस नेतृत्व पर फैसले के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। वहीं सीएम सिद्धरामैया भी कुर्सी बचाने के लिए अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। सिद्धरामैया ने भी अब लॉबिंग शुरू कर दी है। आज सिद्धरामैया ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि 29 नवंबर को डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया को दिल्ली बुलाकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के विद्रोह को देखते हुए बीजेपी भी अब एक्शन में नजर आ रही है। सर, बवाल तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या 29 नवंबर को कोई सोल्यूशन हो पाएगा? देखिए, ये जो लड़ाई है सत्ता की, कुर्सी की, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये लड़ाई अब उस स्तर पे आ चुकी है कि जहां से वापस नहीं हो सकता। इसको कहते हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। झगड़ा उस हद तक चला गया है कि लोग एक दूसरे को तबाह और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का टूटना कर्नाटक के अंदर, वो अब इसको टाला नहीं जा सकता। नंबर 2, ये जो पूरी कवायद चल रही है, इसमें जो प्राइम गलती वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की है। आप किसी व्यक्ति को आप वादा करते हैं कि 2.5 साल के बाद आपको बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री, और उस वादा से आप मुकरेंगे, तो ये कोई सचिन पायलट नहीं है कि एक्शन नहीं लेगा, डर जाएगा।
क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आधा से ज्यादा जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो डीके शिव कुमार के साथ है। अभी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, उनकी भी अलग प्लानिंग चल रही है कि अगर हमें बदला गया तो डीके शिव कुमार को बनने नहीं देना है। मतलब ये कि डीके शिव कुमार चाह रहे हैं कि जो वादा किया गया वो निभाया जाए, और दूसरी तरफ सिद्धारमैया है जो कहते हैं कि भाई किसी भी कीमत पे इसको तो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, कोई दलित बन जाए, कोई और बन जाए। तो ये जब लड़ाई इस जगह तक पहुंच जाती है तो फिर तो पार्टी का टूटना बिल्कुल लाजमी है। और जिस हिसाब से पिछले 24 घंटे में भारतीय जनता पार्टी ने हरकत अपनी शुरू की है, तो ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में फिर से कमल जो है बहुत जल्द वो खिलने वाला है। जी, अब बात एसआईआर पर मचे बवाल की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान के बीच अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा खुलासा किया है। बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची और 2002 में तैयार हुई सूची के मिलान में करीब 26 लाख नाम मेल नहीं खा रहे हैं। मतलब 26 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है। इन 26 लाख में से 9 लाख वोटर मर चुके हैं। इसके अलावा बाकी बचे हुए लोग लापता बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि इनके नाम काटे गए हैं। ये खुलासा ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ाने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी एसआईआर पर लगातार सरकार को घेर रही है। इसके साथ ही चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगा रही है। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि एसआईआर पीछे के रास्ते से एनआरसी करवाने की साजिश है। साथ ही खबर यह भी है कि चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है। चुनाव आयोग ने ब्यूलोस के विरोध प्रदर्शन के दौरान गंभीर सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाया और 48 घंटे के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। सर, क्या खबर है? क्या वाकई में 26 लाख वोटर के नाम काटे गए हैं? अभी तो 26 लाख ही हुआ है, क्योंकि कल ये संख्या 10 लाख थी, आज ये बढ़ के 26 लाख, अब कुछ बताया जा रहा है कि 28 लाख हो गया है। कल ये संख्या 38 से 36 लाख हो जाएगा। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये कौन है? ये संदिग्ध है। इसमें वो सारे नाम, वो सिर्फ ये नाम नहीं है कि जो मर गए या माइग्रेट कर गए। ये वो नाम है जो अपने एड्रेस पे पाए नहीं जा रहे, संदिग्ध लोग हैं। तो ये तो ममता बनर्जी के लिए धीरे धीरे ये समस्या आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उससे बड़ी बात इलेक्शन कमीशन के एक्शन की। इलेक्शन कमीशन ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि ये जो तमाशा हो रहा है, ये जो तुम और तुम्हारे लोग वहां खड़े होकर के मूक दर्शक बने हुए हो और टीएमसी के लोग वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को घेर के रखे हुए हैं। जिस दिन ये घेराव हुआ, परसों ही मैंने कहा था कि ये किसी भी डेमोक्रेसी में ये अलाउ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आप घेराव कर लेंगे, ये तो आपका कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। वहां ईडी जाती है, उसकी पिटाई कर दो, सीबीआई जाती है, उसकी पिटाई कर दो, इलेक्शन कमीशन कोई काम कर रहा है, उसकी घेराबंदी कर दो, पूरे ऑफिस को आपने नजरबंद कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन अब एक्शन में जगा है। यह पूछा जा रहा है कि क्या एक्शन आपने लिया। यह नहीं पूछा जा रहा है कि आप वहां सुरक्षा का इंतजाम करें। असुरक्षा तो हो गई, कानून टूट गया, आपने कार्रवाई क्या की है ये बताओ। मैं शुरू से कह रहा हूं, बंगाल पुलिस से नहीं होगा। आपको अमित शाह को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि एसआईआर की प्रक्रिया में पारामिलिट्री फोर्स उतारा जाए, अदरवाइज ये सब प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग बंगाल जाकर के स्टोरी करेंगे तो इलेक्शन कमीशन भी चेहरा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि ये एसआईआर के अंदर जो जमीनी स्तर पे जो घपलेबाजी हो रही है उसको रोकने में ये इलेक्शन कमीशन वो कमजोर पड़ रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास 2 नेशनल गार्ड्स को करीब से गोली मार दी गई। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में हंगामा मचा हुआ है। पुलिस को शक है कि यह हमला टारगेटेड किलिंग की वारदात हो सकती है। इस घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनता को संबोधित किया और हमला करने वालों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हमला करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि नेशनल गार्ड्स को गोली मारने वाले संदिग्ध की पहचान एक अफगानी
नागरिक के रूप में की गई है। बता दें आपको कि आरोपी व्यक्ति की जो पहचान हुई है उसका नाम रहमानुल्लाह लखनवाल के रूप में की गई है। सर, ट्रंप तो आग बबूला है, क्या वो एक्शन लेंगे? और ये तो बहुत बड़ी लापरवाही भी है, सुरक्षा में चूक हुई। देखिए, ये सुरक्षा में चूक होगी ही। ये अमेरिका वाले अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही अक्लमंद समझते हैं। ये जो शख्स है ये दरअसल आईएसआई एजेंट है। इस बात को समझिए। जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही थी तो ये अफगानिस्तान में जो रिक्रूट हुए थे सैनिक, उसमें ये शामिल था। अब ये खबर आ रही है कि ये सीआईए के लिए वहां पे जासूसी कर रहा था। अफगानिस्तान का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपने उसकी आइडेंटिटी अफगान की बता दी, उसके अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है इसको। अफगानिस्तान से ये एक जिहादी माइंडसेट वाला व्यक्ति है जिसे रेडिकलाइज किया है आईएसआई पाकिस्तान ने। ये पाकिस्तानियों की करतूत है, उसके द्वारा ट्रेंड किया गया एक एजेंट है जिसे अमेरिका ने रिक्रूट किया, और जब वहां पे तालिबान की सरकार आई तो साथ में वो लेकर के चले गए वहां। इस तरीके के कई सारे घूमते फिरते पाकिस्तानी एजेंट्स वो अमेरिका में घूम रहे हैं। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। अब वैसे आनंद फानन आपने अफगानिस्तान के लोगों के एंट्री के ऊपर बैन कर दिया। अरे भाई, वो पाकिस्तान से वो पहुंचा कैसे वहां? वो पहुंचा कैसे, ये भी तो पता करो। अफगानिस्तान से तो कोई फ्लाइट जाती नहीं है कहीं। तो ये पाकिस्तान आकर के पाकिस्तान के रूट से ये अमेरिका पहुंचा है, और ये लापरवाही नहीं, ये अमेरिका की टेररिज्म के खिलाफ ये जो दो नीति है कि आप पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ा रहे हो और पाकिस्तानी ट्रेंड व्यक्ति वो वहां पे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी नीतियों के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करने का समय आया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।